Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पे, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Country's overall exports grow more than 25% in December 2021 over the same period last year. Domestic stocks witnessed modest losses amid negative global cues. Rupee weakens by 27 paise to close above 74 rupees per US dollar mark, and Brent crude oil prices rise above $85 per barrel level. आर्थिक सुर्खियों में दिसंबर 2021 के दौरान देश के सकल निर्यात में 25% से अधिक की बढ़ोतरी। वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की कमजोरी से 74 रुपए प्रति डॉलर के ऊपर दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $85 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं निर्यात के आंकड़ों पर। निर्यात से बहुत अच्छे आंकड़े हमारे समक्ष मौजूद हैं। दिसंबर 2021 के दौरान देश का कुल निर्यात 25% से अधिक बढ़कर लगभग 57 अरब 87 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान कुल आयात भी 33.8% बढ़कर 72 अरब 35 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान देश का कुल निर्यात 36.3% बढ़कर 479 अरब डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आज आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल आयात 57.3% बढ़कर 547 अरब 12 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दिसंबर 2021 के दौरान कुल वस्त्र निर्यात दिसंबर 2020 के 27 अरब 22 करोड़ के मुकाबले लगभग 39% बढ़कर 37 अरब 81 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। और कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, निर्यात के फ्रंट से शायद बहुत उम्मीद भरी और बहुत उत्साहजनक खबरें हैं। अगर देश के कुल उत्पाद में सिर्फ एक महीने में 25% से अधिक की बढ़ोतरी होती है तो एक विशेषज्ञ के तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक जगत के लिए और उद्योग जगत के लिए कितना स्वस्थ और बेहतर संकेत मानते हैं? तो अमित, आपने जैसे कहा कि जो ट्रेड डेटा है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा भारत का है, वो हमारे सामने है दिसंबर का, और वो बहुत ही एनकरेजिंग डेटा है। उसमें हमने देखा है कि जो टोटल अगर हम मिलाएं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिलाकर के करीब 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेटा है ये, और पिछले वर्ष से कंपेयर करें तो करीब इसमें 30% की रफली एक्सपोर्ट्स 25-26% बढ़े हैं और इंपोर्ट्स रफली 33% बढ़े हैं। तो करीब आप कह सकते हैं कि 30% की ग्रोथ है। और नॉर्मली हमने देखा है कि अगर ट्रेड डेटा और ट्रेड फिगर्स बढ़ती हैं तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें भी बढ़ोतरी का बहुत अच्छा संकेत रहता है उसके अंदर। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से करीब $20 बिलियन ज्यादा है। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन वो इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ा है वो दो खास उसमें कारण है। एक तो ऑयल इंपोर्ट्स बहुत बढ़े हैं, $160 बिलियन के ऑयल इंपोर्ट्स इस दौरान रहे। करीब 70% ऑयल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है वो बढ़ा, वो ज्यादा चिंता का विषय है। और थोड़ा हमने देखा कि सोने का जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ा है। लेकिन जहां पर एक्सपोर्ट्स जो हमको गेन्स हुए हैं वो बेसिकली टेक्सटाइल, केमिकल्स और इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जो वैल्यू एडिड आइटम्स हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि कुछ चिंता की बातें हैं जैसे ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ये खबर जो है वो अच्छी है और आने वाले समय में इसका और अच्छे रिजल्ट हमें आने चाहिए। पुनीत, द बेलवेदर स्टॉक like TCS, Infosys and Wipro, they have been exporting services to the North American markets. Do you see that as being accounted for in these export figures, which are quite encouraging right now, and that has also led to a strong revenue guidance from the IT sector? So Arjun, we don't. So India is a big exporter of software.
However, in the trade data, we do not include software exports. In fact, they're termed as what is called invisibles because they're not tangible goods that we import or export. Therefore, software exports are not included in our trade data. And I'd like to point out something very interesting here. This year, we are expected to export software worth roughly $350 billion in the whole year, which is actually more than the amount of oil which Saudi Arabia exports to the world. So today's India's exports actually exceed total oil exports by Saudi Arabia. So you can imagine that such a huge figure is there, but that is not a part of trade data. That is separately accounted for in the foreign exchange earnings data of the country. नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। मुंबई घरेलू शेयर बाजार सूचकांक में आज लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 12 अंक की मामूली गिरावट से 61,223 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2 अंक के मामूली नुकसान से 18,256 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and Nifty today closed almost flat. The key domestic stock markets slipped marginally amid negative cues from the global equity markets. BSE Sensex fell 12 points, 0.02% to end at 61,223. NSE Nifty also slipped 2 points, 0.01% to finish at 18,256. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.22% and the small-cap index surged 0.5%. In the Sensex pack, shares of 12 companies climbed while 18 fell. TCS was the top gainer as it surged 1.8%, followed by Infosys, which gained 1.6%. Larsen and Toubro rose 1.3%. On the other hand, Asian Paints plunged 2.7%, Axis Bank declined 2.5%, and Hindustan Unilever fell 2.1%. In sectoral indices, 11 out of the 19 sectors climbed. The capital goods sector was the top gainer as it rose 1.4%, followed by Realty, which climbed 1.1%. IndusInd Bank gained 1%. On the other side, Telecom declined 1.2%, FMCG index fell 0.6%, and Healthcare index slipped 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,062 companies gained, while 1,345 fell. Shares of 96 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की कमजोरी से 74 रुपये 18 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स भी गिरावट से 94.83 के स्तर पर रहा। Puneet, I mentioned about the IT sector. You said that their earnings are not included in the computation of trade data, but in the foreign exchange earnings. Today we are expecting HCL Technologies' third quarter earnings report. How do you see these bellwether stocks really helping the market rise? It's crossed 61,000. How do you see the markets next week? Because all this other stocks which have reported numbers after market have seen gains when the market opened the next day. So, Arjun, interestingly, Indian IT companies, they continue to do very well financially and as well as on the stock markets. In fact, today when the markets opened in the morning, we saw a very sharp decline, but then the entire market recovered because IT stocks went up. And most of the big IT companies, TCS, Infosys, Wipro, all these companies have now declared the results, so we know how they have been performing. And in fact, some of them have actually upgraded their earnings. See, IT stocks have been doing very well for India, for the Indian markets. And I expect that they are now becoming something called something like defensive stocks. They're no longer aggressive stocks that we used to and volatile stocks that we used to think of them like. So clearly IT sector stocks, I think they are like the backbone of Indian markets. Of course, there are many other sectors which have been doing well. But this week, again, we have seen the market rise very, very smartly, more than 2% for the whole week. So I think IT sector stocks have have played a major role in that push. We'll be heading for a short commercial break. We'll come back with more on Market Mantra.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार के बारे में। तो जिस तरह के आंकड़े शेयर बाजार से आ रहे हैं और अभी जिस तरह से हमने निर्यात के आंकड़ों का पे भी नजर डाली है, आप आने वाला जो समय है वो भारतीय उद्योग जगत के लिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हम सालाना बजट को भी देख लेंगे, इस दिशा में ये सारे आंकड़े जो हैं वो कितनी उम्मीद जगाते हैं और किस तरीके से एक भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक तस्वीर दर्शाते हैं? देखिए अमित, मुझे लगता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो नियर टर्म फ्यूचर है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। हम इस वर्ष हम 9.5 इसमें थोड़ा विवाद है, 9.2 या 9.5% जीडीपी ग्रोथ कितनी आ सकती है, वो बहुत एक अच्छी फिगर है। और आने वाले वर्षों में भी मुझे लगता है कि हम 7 से 8% से ज्यादा से जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये फिगर और अच्छी मुझे लगती है क्योंकि अगर यदि हम इसको चाइना से कंपेयर करें, तो चाइना का जो एस्टिमेट है इस साल का वो 4% का रह गया है। एक टाइम पे चाइना की इकोनॉमी 10 से 11% ग्रो करती थी, फिर 7-8% पे थी, और इस साल अनुमान यह है कि चाइना की इकोनॉमी शायद 4% पे ग्रो करेगी, और आने वाले समय में भी चाइना के लिए काफी चैलेंजेस हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स में भी इंडिया जो है वो विश्व में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, तो बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली इकोनॉमी होगी। ये डेटा हमें यही सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, आपने जो अपना विश्लेषण दर्शाया, उसके साथ साथ अगर मैं इसकी सीधी जोड़ूं उसमें शेयर बाजार को, तो शेयर बाजार में अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, तकरीबन 60,000 के स्तर के ऊपर, 61,000 के ऊपर लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों कुछ इसमें गिरावट भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक मनोवैज्ञानिक जो स्तर है उस पे बहुत मजबूती से डटा हुआ है। कितना ही उम्मीद जगाता है शेयर बाजार का ये आंकड़ा, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन रहने की उम्मीद है? तो अमित देखिए कि शेयर बाजार हालांकि एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर होता है, लेकिन उसमें कुछ हद तक यूफोरिया या सेंटिमेंट का भी एक हिस्सा रहता है। तो अभी तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है मार्केट्स, लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में उसमें वॉलेटिलिटी आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आज से 3 साल बाद या 5 साल बाद आउटलुक क्या होगा, तो मुझे अभी लगता है कि यहाँ से बहुत स्कोप है लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट को बढ़ने का। अब सवाल यह है कि जो अब आने वाला समय है उसमें कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। अभी तक जो सेक्टर्स में ग्रोथ देखी है वो हमने देखा है आईटी सेक्टर रहा या फार्मा सेक्टर रहा और सर्विसेज सेक्टर में हमने ग्रोथ देखी। मुझे लगता है आने वाले 4-5 वर्ष, और ऐसा अनुमान ये काफी रिसर्च हाउसेज का भी है, मुझे भी, मैं उनसे एग्री भी करता हूं कि साइक्लिकल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मुझे लगता है कि आने वाले 4 या 5 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम बहुत बड़ी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां आई हैं पिछले 1-2 वर्षों में, जैसे PLI है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर साइक्लिकल, यानी जो जैसे स्टील है या मटेरियल कंपनीज हैं या इकोनॉमी रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर जो है मुझे लगता है बहुत पिछड़ गया है, वहां पर हम बहुत ग्रोथ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे जो अब सो कॉल्ड ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भी या ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स IT एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज। Puneet, just like we have bellwether stocks in the IT index, which is driving the market right now post 61,000, we also have bellwether stocks in the banking sector. HDFC Bank is going to declare its third quarter numbers tomorrow. The share went up by 1.1% in today's trade. How do you see private banking when the market opens on Monday? So, see, next week, we will see a little bit of challenge in the markets. That is my estimate, because see, this week was the 4th week in a row when markets have gone up, and almost they have gone up by about 7, 8, 9% in last 4 weeks. So there could be a slight pullback in the coming week, and purely on a technical basis.
However, I think banking numbers that we are going to see, you mentioned about HDFC Bank, but even PSU banks, I think they're going to come out with very good numbers. In fact, many estimates by research houses, they suggest that there could be a rise of 40 to 50% in net profits for many of these banks. So my expectation is that financial sector stocks will do much better, and they may even outperform the market in the next few weeks because they have been underperformers lately. पुनीत, जिस तरह से आपने अभी चर्चा करी कि बैंकिंग क्षेत्र भी बेहतर बनाने की उम्मीद जगा रहा है, कि साथ ही साथ जैसे आपने ये भी अभी बताया कि सरकार भी बहुत बड़े पैमाने पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें निवेश या उसमें प्रोत्साहन की भी बात कह रही है। अगर हम बात करें ढांचागत क्षेत्र का, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का, जिस तरह से सरकार ने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और उसके बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट भी हमको देखने को मिले, क्योंकि ये काफी सख्त समय था, उसके बावजूद भी अगर सरकार ने इंफ्रा क्षेत्र को महत्वपूर्ण दर्जा दिया। अब मेरा जो मोटा सवाल है वो ये है कि सरकार क्या अभी भी इस बजट में जो आपकी उम्मीद है वो उसको उसी तरीके से फोकस एरिया में रखेगी, पहला। दूसरा, इस सारी जगत में कहीं ना कहीं जो उद्योग जगत को बैंकिंग क्षेत्र से एक पैसा या राशि मिलने की बात होती थी, कोष उपलब्ध कराया जाना होता था, उसमें ब्याज दरों पे भी कितना दबाव पड़ता हुआ नजर आता है? तो देखिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पर पहला सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। हमें ऐसी उम्मीद है और ऐसा अनुमान जताया गया है कि आने वाले बजट पे सरकार काफी बड़ा पैसा जो नेशनल प्रोजेक्ट पाइपलाइन है उसके लिए एलोकेट करेगी। कुछ अनुमान ऐसे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर सकती है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि ये बात साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कई क्षेत्रों को उसका फायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट में तो होता ही है, बाकी जो दूसरी रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे मेटल्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, वो सब जगह एम्प्लॉयमेंट गेन्स भी होते हैं और इकोनॉमिक गेन्स भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकार का एम्फेसिस रहा है वो उसको और पुरजोर आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए ज्यादा फंड्स एलोकेट करेंगे। इससे डेफिनेटली एक जो बैंकिंग क्षेत्र में एक चैलेंज जरूर है इस वक्त, और वो है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन हमने देखा है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में। अमेरिका में 7% इन्फ्लेशन का दर हो गया है, वहां बहुत चिंताएं हैं इन्फ्लेशन को लेकर। अमेरिका से तो हमारी सिचुएशन थोड़ी बेटर है, पर फिर भी मुझे लगता है कि भारत में इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा और इंटरेस्ट रेट्स थोड़े ऊपर जाएंगे यहाँ से। तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज रहता है जब भी इन्फ्लेशन आता है। तो डेफिनेटली मेरा अनुमान ये है इंटरेस्ट रेट्स आने वाले समय में थोड़े बढ़ेंगे, और लेकिन डेफिनेटली जो लिक्विडिटी है या जो फंड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए वो सरकार मुहैया करेगी। हमारा अनुमान है कि 20 लाख करोड़ रुपए तक का एलोकेशन इस बजट में सरकार कर सकती है। Puneet, since you mentioned the budget and the previous one where banking sector, PSU banks were a topic of discussion in terms of privatization, there has been consolidation of PSU banks. What is the privatization mode? Will that be executed? And there's also news about Vedanta offering $12 billion for BPCL, which is an oil marketing company. How do you see privatization as part of the budget? Very briefly. So privatization, government had set up a big target of about 2 lakh crores for privatization in this year. I don't think it is likely to be achieved. Of course, for a variety of reasons. Even BPCL is stalled right now, unlikely to go through by March. Only big positive could be the LIC public issue, because LIC could sell up to 10% of its equity to public, and that could fetch government about between 1 to 1.5 lakh crores, depending on valuation. But I think government will fall short of disinvestment target again this year. But they have done well because they have prepared the grounds for disinvestment next year, and I think next year will be the real watershed, as far as we could say, in terms of big ticket disinvestments like BPCL, etc. So this year only Air India was a major achievement so far. Maybe LIC will be the next big IPO target. चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.4%, जापान का निक्केई 1.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1% और हांगकांग के हैंगसेंग में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स सूचकांक में 0.8% की बढ़त भी नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.5% तक की गिरावट के दायरे में रहे, जबकि लंदन का शेयर सूचकांक लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। Moving on to the U.S. stock market, the major U.S. equity indices tumbled yesterday as investors booked profits, particularly in technology stocks, after a three-day rally, while multiple Fed Reserve officials talked about inflation and interest rate hikes. Interest rate-sensitive growth stocks such as technology lagged the broader market. Dow Jones ended 0.5% down, S&P 500 declined 1.4%, and the Nasdaq Composite Index plunged to 2.5%. Very briefly, Puneet, do tell us about the Fed's decision on interest rates and tapering, which is likely to take effect from March onwards in terms of a major drawdown in their spending and the buying of bonds. How do you see that impacting our markets? Because they've been sporadically buying into and out of our Sensex and Nifty. So clearly, high inflation is now the big worry in US. So, and they're no longer very benign about interest rates. In fact, they're quite hawkish. And US Fed has said that they might even raise interest rates 4 times in the current year. If you look at the 10-year bond yields in USA, they're already at 1.8%, which is very high. And so it's a clear indication that we're going to see a series of interest rate hikes in USA. And liquidity will definitely come down in global markets. Of course, it usually impacts liquidity in domestic markets because FIIs will be forced to sell. In fact, they have been selling in the Indian markets. We have been cushioned to some extent by domestic liquidity. But if you ask me, I think 2022 will be a year when we will see less liquidity, higher interest rates, and therefore, to some extent, some pressure on equity markets. Moving on to the oil market, oil prices today gained more than 0.5%. Brent prices rose to trade above $85 a barrel. In intraday trade, Brent crude was trading around $85.20 per barrel, while WTI crude prices were at $82.70 per barrel. Puneet, spot prices are clearly running away. How do you see governments coping with this rise in prices? And are the futures market adjusting for a rise in prices, or is there backwardation right now? No, so future markets are they're not looking for backwardation, so they're not expecting a major fall in oil prices. And high oil prices, of course, are a huge worry because one of the main reasons for high inflation is high oil prices. And that is kind of leading to this cycle of higher prices, higher inflation, etc. So, yes, that is a major cause of concern. Governments are worried about it. And while they can tinker with taxes to bring down oil prices in the short term, but I think unless they are able to bring down long-term prices, crude oil prices, this will remain a headache for most economies. In more news, Prime Minister Narendra Modi will interact with startups tomorrow at 10:30 a.m. via video conferencing. Startups from various sectors such as agriculture, health, enterprise systems, space, Industry 4.0, security, fintech and environment will be part of this interaction. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड से टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। श्री गोयल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल वेंचर कैपिटल फंड्स के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए पहले से ही कई कदम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। Union Minister Dr. Jitendra Singh will chair the first meeting with sectoral experts to have suggestions on structural and institutional reforms necessary to attain the envisaged Vision India at 2047 on governance tomorrow. The meeting convened by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, DARPG, will also witness participation of experts from academics and the science community. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना स्टैंडर्ड 180 रुपए की बढ़त से 47,915 रुपए प्रति किलो 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 190 रुपए की बढ़त से 62,110 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,821 प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा, जबकि चांदी $23.20 प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई।
पुनीत, अगर सोने की चमक के बारे में बात करें तो निवेश के रूप में बहुत दिनों से आप भी ये मानते रहे कि आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पे कि सोना भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश तो है, लेकिन अगर निवेश पर रिटर्न्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें वो चमक नहीं रहती जो अन्य माध्यम में रहती है। क्या अभी भी आप इसमें सहमत हैं? बिल्कुल अमित, आपने सही कहा। आप जानते हैं कि मेरा ये मानना है कि एज अ रिस्क, एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट या रिस्क एवर्जन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इसमें रिटर्न्स बहुत कम आती हैं गोल्ड के अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर। तो कोई बहुत अच्छा निवेश नहीं है। लेकिन जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो उसमें निवेश करें। उसका एक फायदा जरूर है कि वहां पर आपको 2% सालाना ब्याज भी मिलता है, 2.5% जो आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता गोल्ड के ऊपर, और जो एप्रिसिएशन है गोल्ड में वो भी आपको मिलती है। तो उसको अगर हम मिला लें तो वो एक अच्छी रिटर्न और सेफ रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए रहती है। तो मुझे लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना काफी अट्रैक्टिव है कंपेयर्ड विद बाइंग प्योर गोल्ड फॉर इन्वेस्टर्स। डॉलर की कीमतों को देखते हुए और जो अभी सोने का भाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तकरीबन $1820 के आसपास, हमने ये भी देखा है कि ये 1900 से 2000 तक भी के आसपास इस स्तर को भी रहा। तो अभी किस तरह से सोना क्या इसी दायरे में नजर आता है या कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ बढ़त की उम्मीद नजर आती है? देखिए, जो मेरा अनुमान है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इस साल हो सकता है इन्फ्लेशन हाई रहे, तो गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। पर बहुत बड़ी तेजी मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मे बी जैसे आपने कहा कि $1900 पर ट्रॉय आउंस या $2000 तक मैक्सिमम 5 से 10% इसमें तेजी आ सकती है अगर इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली हाई रहता है। और यदि इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है बाय यूएस फेड रिजर्व, तो डेफिनेटली फिर गोल्ड की जो कीमत है वापस यही पहुंचेगी। कोई मुझे 5 से 10% से ज्यादा इसमें तेजी नहीं लगती करंट ईयर में। Puneet, you mentioned about arbitrage in the local markets where traders buy and sell gold and foreign exchange in order to hedge their position. What is the position right now in terms of demand for dollars, which is under 75, and gold, which is slowly rising in the local market? So, if you look at the trade data which you mentioned earlier, in fact, gold imports have gone up in the month of December. So clearly, the demand for gold has started rising, and again because of inflationary concerns and rupee-dollar parity. However, my own estimate is that this is also linked to festive season, wedding seasons. So India has this cyclical demand for gold. This is normal growth. I don't think there will be a jump in demand for physical gold right now. And rupee, of course, is stable in that 74-76 range. And that is one of the reasons why gold prices don't go up in India. So they have become stable with dollar rate. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Before we close, a reminder of the headlines. The country's overall exports grow more than 25% in December 2021 over the same period last year. Domestic stocks witnessed modest losses amid negative global cues. Rupee weakens by 27 paise to close above 74 rupees per US dollar mark. And Brent crude oil prices rise above $85 per barrel level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.